आज 1 फरवरी 2022 है। आज हिंदुस्तान का आम बजट पेश किया गया। हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया। आज का बजट ई पासपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, डिफेंस, डिजिटल करेंसी, एमएसएमई, वर्चुअल इन्वायरमेंट के आसपास घूमता हुआ नजर आया। बट आज के बजट में इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। वो क्या था, हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुचेतन त्रिवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 360। आज के आम बजट में एक बहुत बड़ा मैसेज था। पिछले कुछ 10 दिनों से ज़्यादातर चाणक्य पंडित, फाइनेंशियल पंडित और बहुत सारे राजनीतिक चाणक्य जो थे वो यही बोल रहे थे कि जो मोदी सरकार का 2022 का आम बजट होगा वो लोक लुभावन वादों वाला बजट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव हमारे सर पर हैं और 5 में से 3 इंपॉर्टेंट राज्य यानी कि गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उनकी दावेदारी को आने वाली इलेक्शंस में मजबूत करने के लिए मोदी सरकार का बजट बहुत ही लोक लुभावन होगा, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े वादे होंगे और कोशिश की जाएगी कि आम आदमी को रिझाया जाए, आम वोटर को रिझाया जाए और वोट लिया जाए। परंतु सरकार ने एक परिपक्वता का नज़ारा देते हुए बहुत ही साधा हुआ बजट दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार का बजट बहुत ही ज़्यादा मूल बजट रहा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये बजट जो है वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि ई पासपोर्ट की बात की जाए या फिर डिजिटल करेंसी की बात की जाए, नए भारत की मूलभूत सुविधाएं, उसको एड्रेस करने वाला बजट था। बट बजट कैसा भी रहा हो, हमारे दिमाग में एक अवधी भाषा में, एक अल्लड़ भाषा में एक बात हमारे दिमाग में हमेशा आती है कि हमारे लिए इस बजट में क्या है, एक आम आदमी के लिए इस बजट में क्या है। तो आइए मैं आज आपको कोशिश करता हूं बताने की कि एक आम आदमी के लिए इस बजट में क्या है, क्या चीज़ें सस्ती हुई, क्या चीज़ें महंगी हुई और किन किन चीज़ों से हमें डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि आज आपको पता ही होगा कि आज के बजट में इनकम टैक्स के स्लैब्स में कोई चेंज नहीं हुआ। जब इस बात के बारे में पूछा गया तो निर्मला सीतारमण ने एक पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि मुझ पर भारी बोझ के लिए टैक्स बढ़ाने का बहुत दबाव था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने की वजह से उन्होंने टैक्स रेट स्लैब्स में कोई तब्दीली नहीं की। यानी कि अगर हमने कम नहीं किया तो हमने ज़्यादा भी नहीं किया। ये कहना था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का एक पत्रकार से बात करते हुए। इसके सिवा आइए बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो कि सस्ती हुई है या जिनकी वजह से आम जीवन की चीज़ें सस्ती होंगी। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ है ज्वेलरी और जेमस्टोन्स। हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में जब शादियां होती हैं, हमारे घर में बेटियों की या फिर बेटों की जब शादियां होती हैं, तो हमें ज्वेलरी, जेमस्टोन और डायमंड्स इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ज्वेलरी एंड जेमस्टोन्स पर ड्यूटी घटा दी गई है जिससे कि वो थोड़ी सस्ती होंगी। इसके सिवा अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक वेरेबल डिवाइसेस की, आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट वॉचेस या इस टाइप की चीज़ें पहन रहे हैं जिससे कि हेल्थ रिलेटेड अपने कंसर्न्स को वो पूरा एड्रेस कर सके। तो इलेक्ट्रॉनिक वेरेबल डिवाइसेस, हियरेबल डिवाइसेस यानी कि जो सुनने वाली डिवाइसेस होती हैं, और स्मार्ट मीटर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर्स, इन सभी पर जो है टैक्सेस घटाए गए हैं जिससे कि ये सभी सस्ते होंगे। इसके साथ ही साथ मोबाइल फोन के चार्जर्स और ट्रांसफार्मर और उसमें प्रयोग होने वाले कैमरा लेंसेज, उन पर भी टैक्स घटाने की कोशिश की गई है जिससे कि मोबाइल फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सस्ते होंगे और ज़्यादा इसका यूज़ कर सकेंगे। इसको सरकार ने कोशिश की है इससे वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम वाले जो जनता है, यानी कि जो लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं जो स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर जो जनता है जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, उसको सस्ते लैपटॉप, सस्ता इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने का एड्रेस करने की कोशिश की है सरकार ने इन चीज़ों पे टैक्स कम करके। इसके साथ ही साथ कुछ केमिकल्स जो कि जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल या फिर एसिडिक एसिड जो कि आम जनजीवन में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, उन पर भी टैक्स घटाया गया, उन्हें भी कम किया गया। इसके साथ साथ फ्रोजन प्रोडक्ट्स, हींग या फिर कोको बीन्स जैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे भी टैक्स कम किया गया। तो ये कुछ ऐसे टैक्स कम करने वाली चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके दाम कम हो रहे हैं। इसके दाम कम होने से सिर्फ और सिर्फ इसके कंजम्पशन के लिए राहत नहीं होगी, ये एक आम आदमी के लिए दाम कम होने का एक जरिया नहीं है।
इसके साथ साथ इसमें जो एक दूसरा नया मैसेज निकल के आ रहा है कि सरकार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, दाम अगर सस्ता होगा प्रोडक्ट का तो वो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर ज्यादा आएंगे और हमारे देश की करेंसी और ज्यादा मजबूत होगी। इससे एक और होगा काम जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत फायदा मिलेगा। तो ये एक आम आदमी के बारे में था कि भाई आम आदमी के लिए क्या चीज सस्ती हुई, क्या महंगी हुई, और उसको आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदे क्या हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप किसानों की बात करें तो किसानों के लिए आज, चूंकि हम पिछले 2 सालों से ऑलमोस्ट किसानों के बारे में लगातार सुनते आ रहे हैं, एमएसपी के बारे में लगातार सुनते आ रहे हैं, कृषि कानूनों के बारे में लगातार सुनते आ रहे हैं, तो आज क्या हुआ, क्या चीजें किसानों को दी गई हैं सरकार ने इस बजट के माध्यम से। अगर बजट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोले तो एक जो सबसे मेन काम करने की कोशिश की है जिससे कि किसानों को डायरेक्ट फायदा होगा, ये कि एमएसपी डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में भेजने की पूरी कोशिश करेगी सरकार, जिसके लिए सरकार जो एक बेसिक मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर और ज्यादा बढ़ावा देगी, जिससे कि जो एक बीच में एमएसपी खा लीजिए या फिर जो किसानों का पैसा था जो खाया जाता था उसको कोशिश किया जा रहा है कि ना खाया जाए। अगर उनसे कोई सामान सस्ते में खरीद के सरकार को महंगे में बेचने की कोशिश करे तो उसको पकड़ा जा सके, यानी कि जो काला बाजारी है उसको पकड़ा जा सके। इसके लिए एमएसपी को जो है वो डायरेक्ट करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही साथ ड्रोन शक्ति का और ज्यादा यूज करना, उसको और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। सरकार ने बोला है कि वो ड्रोन शक्ति को और ज्यादा बढ़ावा देगी, यानी कि ड्रोन से सिंचाई, ड्रोन से जो खाद है उसको डालना, अपने जो कृषि की जो ज़मीनें हैं, खेत है, खेत पे ज़्यादा से ज़्यादा खाद डालने की कोशिश की जाएगी, वो है ड्रोन से। इससे एक फायदा और होगा कि ड्रोन बनाने वाले जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बोला है। इससे और ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारे देश में आएंगी, या हमारे देश के जो लोग हैं वो और ज़्यादा उद्योग की तरफ जाएंगे, ज़्यादा नौकरियां डेवलप होंगी। तो इससे एक तीर से 2 निशाने वाले काम आप कह सकते हैं सरकार ने करने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ इस बार एमएसपी के लिए सरकार ने 2,37,000 करोड़ ट्रांसफर करने के लिए एलोकेट किए हैं, यानी कि इस साल की जो खरीद होगी एमएसपी पर अनाज की, जिसमें कि धान और गेहूं के लिए सिर्फ 2,37,000 करोड़ बचाने के लिए एमएसपी में देने के लिए एलोकेट किए गए हैं। इसके साथ ही साथ खाद के लिए 1,07,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। इसके साथ ही साथ बात करें तो अगर आप बात करें तो पीपीपी मॉडल को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए खेती में जो है कोशिश की जाएगी, इसके बारे में भी सरकार ने बोला है। साथ साथ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए भी सरकार ने बोला। इसके साथ साथ इस बार सरकार ने एक नई और एक बहुत ही अच्छी पहल करी है कि जो गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देगी सरकार। इसके साथ साथ केमिकल फ्री खेती को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ है कि 44,000 करोड़ की लागत से केन और बेतवा नदी को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स थे जो कि किसानों के बारे में थे। इसके साथ ही साथ डिफेंस पे, बट डिफेंस से पहले आपको एक बात और बताते हुए चले कि एग्रीकल्चर के ऊपर 5% का बजट जो है, हमारे देश के जो पूरे बजट का 5% हिस्सा एग्रीकल्चर के ऊपर लगाया जाएगा। साथ ही साथ देश का 25% बजट का एलोकेशन, लगभग 25% बजट का एलोकेशन जो है वो रक्षा के लिए हुआ है, यानी कि डिफेंस के लिए हुआ है। इसके साथ ही साथ बात करते हैं, अगर हम आम आदमी की बात करें तो आम आदमी से जुड़े हुए कुछ ही बहुत चीजें होती हैं, जिसमें से एक कृषि आता है, एक नौकरी आता है, और तीसरा जो सबसे छोटी बात आता है, तीसरा से जो सबसे बड़ी चीज आती है वो होती है उद्योग, लघु उद्योग, छोटे उद्योग। तो एमएसएमई की अगर बात की जाए तो एमएसएमई के लिए सरकार ने क्या किया है? एमएसएमई के लिए जितनी भी टैक्स में और जो और पुराने एग्जेम्पशंस चल रहे थे उसको आगे बढ़ाने की घोषणा की है सरकार ने। साथ ही स्टील स्क्रैप पे कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% तक कर दी है सरकार ने। इसके साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को जो सुविधाएं मिल रही थी वो आगे जारी रखेगी सरकार। ये भी एक बहुत ही बड़ी घोषणा है, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर जो एक क्रिएट हो रहा है इस देश के अंदर, वो जो है इस देश को एक ऑल्टरनेट अर्निंग का और एक ऑल्टरनेट जीने का तरीका दे रहा है। पहले क्या था, हम नौकरी ढूंढने के लिए जाया करते थे, आज नौकरी क्रिएशन के लिए, नौकरी देने की बात करी जा रही है। तो ये एक ऐसा बेसिक चेंज आया है, एक फंडामेंटल, एक मूलभूत चेंज आया है देश के सोच के अंदर, देश के युवा की सोच के अंदर, जो कि इस देश की तस्वीर बदलने की मादा रखता है।
आज रविशंकर प्रसाद, जो कि हमारे देश के पूर्व कानून मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए बताया कि पिछले साल 50 से अधिक स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने। अब यूनिकॉर्न क्या होते हैं? यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होते हैं जो कि $1 बिलियन की वर्थ के ऊपर जा चुके होते हैं। अगर हम पैसों में बात करें, अगर हम रुपयों में बात करें, माफ कीजिएगा, तो वो 75,000 करोड़ से ऊपर की वर्थ निकाल चुके होते हैं। ऐसे स्टार्टअप्स को, उसके बियॉन्ड जा चुके होते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स को जो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोला जाता है। यानी कि कुछ ऐसे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने 75,000 करोड़ से ऊपर की वर्थ निकाली, जो कि एक कमेंडेबल बात है। इसके साथ ही साथ अगर आप बात करें तो हम हमारे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के बजट में आई, वो ये कि ई पासपोर्ट को लॉन्च किया जा रहा है। ई पासपोर्ट से हमारे देश के वो लोग जो कि बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर बाहर जाना चाहते हैं, उनको बहुत सुविधा होगी। हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है, अगर हमें बाहर जाना है या फिर हमें कुछ भी करना है, तो हम पासपोर्ट बनाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं, लोगों को घूस देने की कोशिश करते हैं। सरकार ने ई पासपोर्ट का तरीका लॉन्च किया है कि आप सब कुछ अपना जो है पासपोर्ट का सारा काम जो है वो आप वर्चुअली करिए, इंटरनेट के माध्यम से करिए, और आपके पास पासपोर्ट भी जो है वो वर्चुअल आ जाएगा। आपको पासपोर्ट अपने हाथ में लेके नहीं चलना, आपको पासपोर्ट खोने का डर नहीं है, आपके पास सारी चीजें आपकी इंटरनेट पे अवेलेबल होंगी। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी वैलिडेट कर पाएगी और आपके लिए ईजी होगा कि आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। उद्योगों के लिए ईजी होगा, जो लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा। इसके साथ साथ डिजिटल करेंसी के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला आज सरकार ने लिया। हालांकि उसके बारे में बाद में रविशंकर प्रसाद जी ने कुछ ऐसी चीज बताई जो कि उसको, जो हम बताने जा रहे हैं, उसका मादा या उसका अहमियत थोड़ी सी कम करता है, बट कहीं ना कहीं सरकार ने उसे वैलिडेशन करने का एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया। जी हां, आज क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी के बारे में सरकार ने बात करी। निर्मला सीतारमण ने आज ये चीज बोली कि क्रिप्टो करेंसी के से जो आय है उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा और ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% का टैक्स, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% का टैक्स। इसके साथ ही साथ आज रविशंकर प्रसाद जी ने बताया कि एक डिजिटल करेंसी को जो है लाया जाएगा, जो कि RBI लेके आएगी। कहीं ना कहीं अभी तक वैलिडेशन तो नहीं हुआ है, अभी भी डिस्कशन फेज में चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में देश के अंदर, मगर जिस तरीके से टैक्स स्लैब लेके आए गए हैं, ये कहीं ना कहीं बता दिया गया है कि डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने का फैसला भारत ने कहीं ना कहीं ले लिया है। भारत भी उस रेस में आ गया है, भारत भी बाकी देशों के बराबर, बाकी जो आधुनिक देशों के बराबर आने के कगार पे है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैसले थे, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें थी बजट की जो आज हम आपको बताना चाहते थे, क्योंकि ये सब सारी चीजें हमसे, आपसे, आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, आम उद्योगपति से जुड़ी हुई हैं। ऐसी कई सारी चीजें हम आपको आगे भी लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम बहुत जल्दी आपको बजट से रिलेटेड और बहुत सारे एनालिसिस और बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लाके दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आम आदमी को क्या फायदा दे सकती हैं, या फिर किसी भी एक नॉर्मल यंग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को कि वो किस तरीके से अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकता है, किस तरीके से जो बजटरी एलोकेशंस होते हैं पिछले कई सालों के और इस साल के, उससे फायदा उठा के किन किन टाइप के स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर सकता है। इसके ऊपर भी हम बहुत सारे एनालिसिस लेके आएंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए TV360। थैंक यू वेरी मच।